नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे फंक्शन और फंक्शन में आज अपने क्लास नंबर 3 है। तो क्लास नंबर 2 में हमने कहाँ तक पढ़ा था तो देखिए इस पीडीएफ में ये रहा। यहाँ तक हम पढ़ रहे थे लास्ट में प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है तो इसके बारे में एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर एक मिनट। प्रतिलोम फलन होता है जैसे माना कि दो फलन है, कोई फलन है ए से बी में, कोई फलन है एक एक ही आच्छादक है। वो किस प्रकार है कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में क्या है, जो प्रतिबिंब है वो विद्यमान है, और बी में जो अवयव हैं उनमें से प्रत्येक अवयव के लिए ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ऐसे जो फलन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक एक ही आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे देखो, दो कनेक्ट करके दिखाऊं। ये अपना प्रांत है, प्रांत में ये ए मान लो, और ये है अपना से प्रांत में है बी। तो प्रतिलोम फलन होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? प्रतिलोम फलन होने के लिए, जैसे कोई फलन प्रतिलोम फलन है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो फलन एक एक ही होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। एक एक ही आच्छादक। एक एक ही का मतलब होता है कि ए का एक अवयव बी के ओनली एक अवयव से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। मतलब एक से कनेक्ट हो। और साथ ही साथ आच्छादक का मतलब क्या होता है? आच्छादक का मतलब होता है कि बी का ऐसा कोई भी अवयव ना हो जिसकी ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। ठीक है, मतलब एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए बी में कि भाई वो पीछे कनेक्ट नहीं है। सारे के सारे क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं आच्छादक। अब ये दोनों शर्तें क्यों जरूरी है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भाई प्रतिलोम फलन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई फलन f(a)(b) है तो इसका प्रतिलोम फलन को हम f इनवर्स से दर्शाते हैं और उसका मतलब होता है b → a। जैसे b a पर फलन है तो देखो, यदि आप मान लो कोई फलन एक एक ही हुआ लेकिन आच्छादक नहीं हुआ तो वो कैसा होगा, a to b। ये ऐसा होगा जैसे एक अवयव इससे कनेक्ट, एक इससे कनेक्ट, एक इससे कनेक्ट, लेकिन यहाँ पर एक अवयव एक्स्ट्रा रह गया। अब ये कैसा फलन है? ये एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है। क्यों आच्छादक नहीं है? क्योंकि बी का एक अवयव इसमें क्या है, से वो पीछे कनेक्ट नहीं है। तो अब हम जैसे ही इसका बी इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये ऐसा हो जाएगा जैसे ये बी और ए। फिर देखो, फिर वापस कनेक्ट करो तो ये तीन तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, कनेक्ट, लेकिन एक कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। ये एक अवयव कैसा रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो अब देखो, अब प्रतिलोम फलन में जो ये बी है वो प्रांत की तरह कार्य कर रहा है, प्रांत की तरह कार्य कर रहा है, और प्रांत का एक अवयव क्या रह गया, शेष रह गया। जब प्रांत में कोई अवयव शेष रह जाता है तो वो फलन ही नहीं होता है, प्रतिलोम फलन तो दूर की बात है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज पढ़ी थी, ये यहाँ पर लिखी हुई है लैंग्वेज में। और फलनों का जो बीज गणित भी पढ़े थे, बीज गणित के जैसे जो सिंबल वगैरह होते हैं, जो प्लस माइनस, जो जोड़ बाकी गुणा भाग आदि ऑपरेशंस होते हैं, वो फंक्शन पर किस प्रकार से कार्य करते हैं तो वो इस प्रकार से करते हैं। जैसे f+gx तो ये होता है fx+gx, f-gx मतलब fx-gx, एंड f.gx मतलब f और g है वो किस में हो, गुणा में हो तो fx-gx, और f/gx हो तो fx-gx, जहाँ gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि gx यदि 0 हुआ और बट्टे में 0 होते वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट। मतलब ये क्या हो जाएगा, जो फलन हो जाएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज आगे। तो आगे है प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। भाई यदि कोई फलन है वो प्रतिलोम फलन है तो उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके बारे में हम करेंगे चर्चा। तो देखो, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। तो नंबर 1, कोई भी फलन प्रतिलोम फलन होगा, इसके अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि फलन कैसा होना चाहिए, फलन एक एक ही भी होना चाहिए और फलन आच्छादक भी होना चाहिए। ये क्या है, इसमें जरूरी कंडीशन है। ठीक है, अब देखो, यदि कोई फलन a to b एक एक ही आच्छादक फलन है तो इसका इनवर्स यानी कि f इनवर्स होगा, मतलब इसका प्रतिलोम f इनवर्स होगा, वो क्या होगा, b → a होगा। वो भी कैसा होगा, एक एक ही आच्छादक होगा, नो डाउट होगा। ठीक है, और देखिए, यदि f और g दो एक एक ही आच्छादक फलन है, मानना जैसे f फलन है वो भी क्या है, एक एक ही आच्छादक है, और g है वो भी क्या है, एक एक ही आच्छादक है। ठीक है, ये दोनों फलन है एक एक ही आच्छादक, मतलब दोनों का ही प्रतिलोम क्या है, विद्यमान है। मतलब f इनवर्स भी विद्यमान है और g इनवर्स भी क्या है, विद्यमान है।
तो उनका संयुक्त फलन, तो संयुक्त फलन कैसा होता है दिखाऊं एक बार। जैसे संयुक्त फलन ऐसे होता है, जैसे f है वो एक एक की आच्छादक है, तो f एक एक की आच्छादक है, इसका मतलब क्या है a और ये b, तो a b से कनेक्ट, ये ऐसे कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया एक एक की आच्छादक। यहाँ पर 1 2 3 ले लो, यहाँ पर आपने लिया a b और c, ठीक है। तो ये f क्या है एक एक की आच्छादक हो गया। अब देखो आगे यहाँ पर है c, तो ये जैसे ये फलन था f, वैसे ये फलन है g, और ये g भी क्या है एक एक की आच्छादक है। एक एक की आच्छादक होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा p q और r। अब देखो ये यहाँ से यहाँ पर क्या है, ये भी एक एक की आच्छादक है। अब गोफ क्या होता है, गोफ जैसे ये ऐसे होता है ना, GOF, G on F एंड F on G, तो ये गोफ और फोग ऐसे बोलते हैं हम इसको। तो ये GOF क्या होता है, GOF ऐसे होता है कि ये एक है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है P से, 2 किससे कनेक्ट है Q से डायरेक्ट, और 3 किससे कनेक्ट है R से। तो ये भी क्या हो गया, ये जो GOF है ये भी क्या हो गया एक एक की आच्छादक हो गया। तो यही कहना चाह रहा है फलन कि यदि F एक एक की आच्छादक है और G भी एक एक की आच्छादक है, तो उनका संयुक्त फलन जो GOF होगा, इनका जो संयुक्त फलन होगा ये किस प्रकार से परिभाषित होगा, तो ये इस प्रकार से परिभाषित हो सकता है कि GOF का इन्वर्स है वो F इन्वर्स और क्या होगा G इन्वर्स, ऐसे परिभाषित होगा। ये इस प्रतिलोम फलन की क्या है प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। और प्रतिलोम फलन होता है वो क्या होता है अद्वितीय होता है। ये हैं प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। आगे बात समझ में। अब प्रतिलोम फलन का जो ग्राफीय विवेचन है वो किस प्रकार से, कि भाई प्रतिलोम फलन के ग्राफ वगैरह कैसे बनेंगे, तो एक बार मैं उसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ कि भाई ये किस प्रकार से होगा प्रतिलोम फलन, और उसके बाद एक बार बनाकर दिखा दूँ और बाद में हम इन दोनों को नोट्स में पढ़ेंगे। देखो जैसे कोई दो फलन है fx तथा gx, ये एक दूसरे के क्या है प्रतिलोम फलन है, ठीक है। कैसे, जैसे fx और gx दो फलन हैं वो एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, अर्थात f इनवर्स x है वो किसके बराबर है gx के क्या है बराबर है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के क्या है प्रतिलोम है, और fx को हम ऐसा लिख सकते हैं g इनवर्स x, ये एक दूसरे के क्या है प्रतिलोम फलन है। तो इनका जो ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा ही y बराबर x रेखा के क्या होगा सममित होगा। कैसे सममित होगा, तो देखो x बराबर y रेखा कैसे बनती है उसका मैं अभी ग्राफ बनाकर बताऊंगा। और देखिए इसके बारे में सुनो, जैसे परिणाम थे मतलब इसके रिजल्टेंट आप ऐसे समझ सकते हो कि इनके ग्राफ हैं वो y बराबर x के सापेक्ष एक दूसरे के क्या होंगे प्रतिबिंब होंगे, तभी तो बोलेंगे कि वो सममित। सममित कैसा होता है, जितना ऊपर उतना नीचे, जैसे एक बिंब हो और दूसरा उसका क्या हो प्रतिबिंब हो। मतलब कि इसका ग्राफ ज्ञात होने पर इसके प्रतिलोम का ग्राफ है वो हम अपने आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखो इसके बारे में समझाते हैं ग्राफ बनाकर। जैसे कोई भी फलन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर x रेखा, तो y बराबर x रेखा कैसे बनती है, ये इस प्रकार से बनती है, ठीक है। तो ये बन गई y बराबर x। तो प्रतिलोम फलन का जो ग्राफ होगा वो इसके प्रति क्या होगा सममित होगा, मतलब इसके जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। जैसे मैं fx का ग्राफ ऐसा बना दूं, ये fx का मैंने ग्राफ बना दिया। अब मान लिया कि इस fx का जो प्रतिलोम क्या है g इनवर्स x है, तो g इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ऑटोमेटिकली। तो देख लो, जैसे यदि fx को बिंब माने तो g इनवर्स x इसका क्या हो गया प्रतिबिंब, और g इनवर्स x को बिंब माने तो fx क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया। और देख लो ये y बराबर x रेखा के प्रति क्या है सममित है, ठीक है, और एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब की तरह कार्य कर रहे हैं। और देखिए मैंने एक लाइन बोली कि यदि इनमें से एक का हमें मालूम हो ग्राफ तो दूसरे का हम स्वतः बना सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपने एक कोई फलन लिया, अब आपको पता है कि वो फलन दोनों आपस में क्या है भाई प्रतिलोम फलन है, तो अब आपको मैंने बता दिया कि भाई इस पहले फलन का ग्राफ बन रहा है ऐसे, तब आप स्वतः समझ जाओगे कि ये यदि fx का है तो इसके प्रतिलोम का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आगे बात समझ में। तो ये इस प्रकार से ये प्रतिलोम फलन होता है। तो और देखिए जैसे मान लो एक दो और एग्जांपल दूं आपको, कि जैसे मैंने बोल दिया कि माना कोई फलन था और gx, उसका ग्राफ कैसे बन गया, ऐसे बन गया। तब आप इसका पूछूंगा कि इसका कैसे बनेगा, जैसे ये किसी था qx था, कोई फलन था उसका ग्राफ ऐसा बना। अब मैं पूछूं q इनवर्स x का कैसे बनेगा,
तो आप डायरेक्ट बना दोगे कि ये क्यू इनवर्स एक्स का ऐसे, मतलब इसके प्रति क्या होना चाहिए, सम्मित होने चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, तो ये इतना जो हमने पढ़ा उसको एक बार लैंग्वेज में समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपके। तो ये रही लैंग्वेज। प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। पहला, इसके अस्तित्व के लिए कि भाई प्रतिलोम फलन होने के लिए ये आवश्यक है कि फलन कैसा होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। प्रतिलोम फलन है वो अद्वितीय होता है, प्रतिलोम फलन भी एक एक ही आच्छादक होता है, मतलब दो फलन एक एक ही आच्छादक होंगे तभी वो प्रतिलोम फलन बन सकते हैं, और जो प्रतिलोम फलन फाइनली बनेगा वो भी क्या होगा, एक एक ही आच्छादक होगा, ऑब्वियसली होगा। और यदि f है वो a से b में एक एक ही आच्छादक है तथा f b से a में f का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि f a टेंस टू b है तो उसका जो प्रतिलोम होगा वो प्रतिलोम क्या होगा, f इनवर्स होगा, और f इनवर्स इस प्रकार से परिभाषित होगा, ये कहना चाह रहा है। और ये है यदि f और g ऐसे दो एक एक ही आच्छादक फलन हो कि उनका संयुक्त फलन जो g और f है वो परिभाषित हो तो वो इस प्रकार से परिभाषित होगा। आगे बात समझ में, मतलब f है वो भी एक एक ही आच्छादक है, मान लो कि f है वो a से b में है और जो g है वो b से c में है, ऐसा बताया था मैंने बना के, बस वही है, उसको लैंग्वेज में लिखा है। और देखिए प्रतिलोम फलन का ग्राफ, तो प्रतिलोम फलन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनाया हुआ है। देखो ये y बराबर x रेखा के प्रति समित है, तो एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ लो फिर इसको और समझते हैं। लैंग्वेज है कि यदि fx तथा gx एक दूसरे के प्रतिलोम फलन हैं, अर्थात f इनवर्स x gx, मतलब ये इसका प्रतिलोम और ये इसका प्रतिलोम है, तो इनके ग्राफ y बराबर x के प्रति क्या होंगे, समित होंगे। ये रेखा है y बराबर x, ठीक है, इस y बराबर x रेखा के प्रति ये क्या होंगे, सम्मित होंगे, मतलब जितना नीचे होगा उतना ही क्या होगा, ऊपर। अब किन्हीं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये y बराबर x रेखा बनाई, तो वो ऐसे समझ लें जैसे ये है ग्राफ, और y बराबर x का मतलब क्या होता है, जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तब y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तब y की वैल्यू कितनी, 2, मतलब यहाँ पर 1 1 2 2 ऐसे पॉइंट बनेंगे, तो इनको मिलाएंगे तो देखो ये रेखा बनी, और यही रेखा क्या है, y बराबर x। समझ गए y बराबर x रेखा कैसे बनी, तो आगे पढ़ लो। परिणामतः इनके ग्राफ y बराबर x के सापेक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। देखो ये इसके लिए प्रतिबिंब और ये इसके लिए प्रतिबिंब। अतः किसी एक का ग्राफ ज्ञात होने पर उनके प्रतिलोम का ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है। ध्यान रहे यदि AB फलन fx के ग्राफ पर कोई बिंदु है तो BA आवश्यक रूप से f इनवर्स ग्राफ पर एक क्या होगा, बिंदु होगा। तो ये क्या चीज बोलना चाह रहा है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि मान लो कि ये कोई फलन है fx, इसके ग्राफ पर यहाँ पर कोई बिंदु है a, b, तो इसका जो प्रतिलोम होगा उस पर आवश्यक रूप से मतलब निश्चित रूप से b, a क्या होगा, पॉइंट होगा। ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो ये इसका ग्राफ, ये देखो जैसे ये fx का ऐसे बन गया, fx का ऐसे बन गया, तब आपको निश्चित रूप से मालूम है कि f इनवर्स x का ऐसे बनेगा, मतलब जस्ट उल्टा बनाना है, उसका प्रतिबिंब बनाना है। और देखिए और ग्राफ बनाए हुए, जैसे ये y बराबर ऐसे बन गया x स्क्वायर का, तो ये वापस रूट x का ऐसे बन गया। और जैसे ये ग्राफ ऐसे चल गया, मान लो ये इसके y बराबर साइन x का है, तो इसका उल्टा बनेगा y बराबर साइन इनवर्स x, मतलब इसके प्रतिलोम का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये चीज़ है। अब देखिए आगे, तो ये इतना जो पढ़ा वो हमने नोट्स में समझ लिया। अब फिर से आ जाइए, देखिए आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर्ड किया जा रहा है, इसलिए क्लास छोटी हो तो भी उसमें आपके 4-5 पेज के नोट्स आराम से बनेंगे। क्योंकि जैसे देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ 6, मतलब ये PDF कितने पेज की है, 6 पेज की है, तो आप इसको कॉपी में नोट करोगे तो आपके 6 पेज भरेंगे। यानी कि यदि आप ये क्लास लेते हो और उसके बाद में इस क्लास को नोट भी करते हो, तब आपके ये 2 घंटे का मटेरियल है पर डे का, ठीक है। तो इसको निश्चित रूप से आपको ये क्लास अटेंड करनी है और इसके नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद एक बार जो इसकी प्ले स्पीड है वो 1.5 करके वीडियो को फिर से देख लेना, तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे, इसके आगे क्या है, इसके आगे है फलनों का संयोजन। एक चीज़ होती है फलनों का संयोजन, तो फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है वो मैं बताऊं। जो ये f और g होते हैं और GOF होते हैं, मतलब गोफ और फोग होते हैं, ये कैसे होते हैं इनके बारे में, यही होता है फलनों का संयोजन, संयुक्त फलन। तो देखो फलनों का संयोजन में मान लीजिए कि 3 कोई समुच्चय हैं, सेट हैं। 3 समुच्चय कौन कौन से हैं, A है,
बी है तथा सी है। तीन समुच्चय हैं। किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से हैं कि एफ जो फलन है वो किस में है? ए से बी में, तथा जो जी फलन है वो किस में है? बी से सी में है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो संयुक्त फलन है उसको कैसे समझेंगे? जैसे कि मान लो ये ए, ये बी और ये सी, तो ए से बी में क्या हो गया? एफ, और बी से सी में क्या हो जाएगा? जी। अब यहाँ पर ए बी सी 1 2 और 3, और यहाँ पर पी क्यू और आर। अब इनको कर दो कनेक्ट, तो कनेक्ट होगा A1 से, B2 से, C3 से, 1 P से, 2 Q से और 3 R से। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट हो गया। तब देखो, अब ये A है, तो मैं इसको एक चीज़ लिखता हूँ, आप समझना कि आप इसको किस प्रकार से समझ रहे हो। जैसे मैं लिखूँ G1, जैसे G,F(x) बराबर, मान लो कि जैसे ये मैंने लिखा A, GFA, एंड यहाँ क्या आ गया? P रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट कैसे आया? ये लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये आता कैसे है? तो आता ऐसे है कि जैसे FA है, FA क्या है? FA होगा, A तो ये 1 है ही, FA का मतलब हो गया 1, और G1 लिख दिया तो G1 का मतलब क्या हो गया? 1 से P में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? P। तो इसको बोलते हैं GOF। GOF(x) होता है, तो उसको फिर आगे ऐसे चलाते हैं GFX। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, जैसे x की वैल्यू मान लीजिए b रख दी, तो ये हो जाएगा GFB। FB का मतलब होता है b का प्रतिबिंब, तो b का प्रतिबिंब हो गया 2, G2। अब G2 का प्रतिबिंब क्या हो गया? Q, तो ये आ गया Q। तो GFB की जो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? Q। ये इस प्रकार से चलता है। तो इसको एक बार देखो, मैं लिखा हुआ दिखा दूं आपको। ये रहा क्लास नंबर 3, ये रही। फलनों का संयोजन माना 3 अरिक्त समुच्चय हैं A, B तथा C इस प्रकार से हैं कि F A से B में तथा G B से C में फलन है, तथा प्रत्येक x बिलोंग्स टू A के लिए, तो ये x किसका अवयव है? इस A का, के लिए C में एक अवयव Z इस प्रकार से होगा। मतलब प्रत्येक x बिलोंग्स टू A, मतलब इसके लिए, इसको ऐसे मान रहा है x, इसको y मान रहा है और इसको z मान रहा है। ये मतलब, या इसको A मान लो, कुछ भी मान लो, ये सेट हैं, इनको मानना A B C सेट मान ली। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक जो ये A अवयव हैं उसके लिए जो Z C में क्या होगा? P अवयव क्या होगा? विद्यमान होगा। वही चीज़ लिख रहा है यहाँ पर। ये रही क्लास नंबर 3। Z में इस प्रकार है कि GFX बराबर क्या आ रहा है? Z आ रहा है। तब GOF क्या होता है? जैसे इसमें भी देखें अपन, ये F से G है और G से ये है, तो GOF का मतलब क्या होता है? तो GOF का मतलब होता है A से C। तो ये देखो, GOF में ये A है और A से सीधा किस में पहुंच रहे हैं? C में। यहाँ पर जैसे अपन ने ये B उठाया तो B से सीधा किस पर आ गए? Q पर। तो हम सीधा A से सीधा किस पर चले गए? तो A से सीधा चले गए हम C पर। समझ गए चीज़ को? ये चीज़ लिखी हुई है। इसे फलन F और G का क्या कहते हैं? संयोजन फलन कहते हैं। इसे GOF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः GOFX बराबर होगा GFX फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। तो ये चीज़ थी, और यहाँ पर ये फलनों के संयोजन के गुण लिखे हुए हैं। इसको एक बार मैं नोट्स में समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको लिखना ही है। ये PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये देखो, ये PDF यहाँ पर क्या होती है, जैसे ये थोड़ी सी कोई सा भी पेज होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे आ जाता है। जैसे आपको यहाँ लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ये क्या होता है, जैसे मोबाइल से पिक खींचते हैं और उसके बाद में यहाँ पर ये पिक्सल होते हैं ना, तो वो थोड़े थोड़े से फटने लग जाते हैं पिक्सल, तो इस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो आप एक काम करना, इसकी ब्राइटनेस ऊपर नीचे करके देख लेना। कोई सा पेज है वो ख़राब आ जाता है, बाकी ठीक है। जैसे ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये पेज ठीक है, लेकिन ये फलनों का संयोजन वाला थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है। और देखिए, जैसे ये थोड़ा पेज खराब आ गया, ये वाला पेज, इसमें ये ब्लैक ब्लैक तो पढ़ने में आ रहा है, लेकिन देखो ये बहुपद का पूर्णांक के फलन, इसको पढ़ने में तकलीफ हो रही है। और ये यहाँ पर थोड़ा फलनों का वर्गीकरण वाला है।
तो इसको आप यदि अपने मोबाइल में देखोगे तो मेरे हिसाब से ठीक दिखाई दे। फिर भी आप जो यदि मान लो आपको समझना हो तो सीधा समझ लिया करो, और बाद में जब लिखना हो तो आप इसकी वीडियो की क्वालिटी हाई करके भी वैसे भी देख सकते हो। और वैसे मैं बोल दूंगा इसको साथ में, और जब 2-3 टॉपिक हो जाएंगे तो मैं 100 पेज के लगभग की एक PDF है वो आपको साथ में दे दूंगा, तो वो क्लियर स्कैन करेंगे उसको किसी स्कैनर से जुगाड़ करके और बाद में देंगे आपको, तो वो क्लियर आ जाएगी। तो ये चीज़ देखना, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर PDF है वो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। अब देखिए फलनों के जो संयोजन के गुण हैं वो क्या क्या है। तो देखो किसी फलन का इकाई फलन के साथ गुणा करने पर वही फलन आता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं पॉइंट्स के साथ साथ ही समझा दूँ, इसको हटा दें क्लास को 2 को। किसी फलन का इकाई फलन के साथ गुणा करने पर वही फलन आता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फलन f है, उसका इकाई फलन i से यदि अपन गुणा करें तो हमें अगेन वही फलन मिलेगा, ये चीज़ है। नंबर 2 कहता है कि फलन व व्युत्क्रम फलन का गुणन इकाई होता है। तो जैसे ये फलन है और इसका गुणा यदि व्युत्क्रम फलन f इनवर्स से करें तो हमें क्या मिलता है, i मिलता है। और माना f(a)(b) तथा g(b)(2) है, इस प्रकार है कि a पर g(f) का इकाई फलन है, a पर g(f) है वो एक तरह का क्या है, इकाई फलन है। ये इकाई फलन ऐसा क्यों बोला, a पर g(f) को इकाई फलन क्यों बोला, तो इसका रीजन ये है कि जैसे a और b यहाँ पर लिखा हुआ क्या था, फिर से समझना, 2 बार पढ़ो। f(a)(b) और g है b(a). तो इसको कैसे लिखेंगे, ये यहाँ से देखो ये a to b, अब जैसे इसको दे दो a b और c, और यहाँ पर लिख दो 1 2 और 3। अब f है वो क्या है, a(b) है, ये खुद बोल रहा है f a(b) है। एंड जो g है वो b(, क्या है, a है, g। अच्छा 1 मिनट, ये स्मॉल g है, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, इसको लिख दें, g को लिख दें, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर जो g है वो है b(a), इस प्रकार से है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि a पर जो g(f) है वो एक इकाई फलन है। तो g(f) एक इकाई फलन क्यों है, a पर क्यों है, तो आप खुद चेक कर लो, g(f). अब देखो g(f) में होगा तो इसमें पहला अवयव किसका उठेगा, g(f)(x), तो इसको ऐसे लिख सकते हैं g(f)(x), तो इसमें x का कोई अवयव उठाओ तो x इसमें से उठेगा, भाई f का उठा रहे हैं, f के प्रतिबिंब, तो इससे आएगा क्या, f का प्रतिबिंब आएगा, और तो ये x क्या है, जो f के लिए जो बिंब है वो आएंगे, तो x उठाया जैसे a उठाया तो g(f)(a), और f(a) की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, क्योंकि f(a) का मतलब a का प्रतिबिंब, तो वो आ गया g(1). 1 मिनट, इसको थोड़ा सा रब करो, जैसे ये आ गया अपने g(1) आ गया। और g(1) का मतलब क्या है, अब इस पर आ जाओ, g(1) का मतलब a का प्रतिबिंब, और a का प्रतिबिंब क्या है, a है, मतलब हम a से लेके चले और वापस किस पर आ गए, a पर, मतलब इसके साथ संक्रिया करने पर हमें वापस वही अवयव मिलता है, और उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, इकाई फलन बोलते हैं। तथा b पर f और g इकाई फलन होगा, अतः हम कह सकते हैं कि g बराबर क्या है, f इनवर्स है, मतलब ये स्वयं एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम फलन है। आगे बात समझ में, b पर f और g इकाई फलन है, वो कैसे हैं, अब b पर f और g इकाई फलन कैसे, तो f और g x लिखो, तो इसको हम लिख सकते हैं f(g)(x). अब हम एक अवयव लेके चलेंगे और फाइनल में वही अवयव आ जाएगा। जैसे अब f और g है वो b पर है, b पर कैसे, b में से एक अवयव उठाओ, जैसे हमने उठा लिया 2 उठा लिया, तो f(g)(2). अब g2 है, g2 का मतलब होता है 2 का प्रतिबिंब, तो 2 का प्रतिबिंब कितना है, b, तो ये हो गया f(b), और f(b) की वैल्यू का मतलब होता है b का प्रतिबिंब, तो ये f(b) होगा। तो अब f की दृष्टि से देखेंगे तो b का प्रतिबिंब क्या है, 2, तो 2 लेके चले और वापस किस में आ गए, 2 में आ गए। तो ये इस प्रकार से ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। और आगे और देखिए, ये समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 3 क्लियर। पॉइंट नंबर 4,
ए से बी में तथा जी बी से सी में एक एक ही आच्छादक फलन है। इसका मतलब क्या है? जैसे और बना दें, समझाया तो था पहले लेकिन फिर भी और देख लो। ए बी और सी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो एफ है वो ए से बी में है और जो जी है वो बी से सी में है। और किस प्रकार से? ए बी सी, 1 2 3, पी क्यू और आर, ऐसे मान लो। ठीक है, तो ए 1 से कनेक्ट, 1 पी से, 2 से क्यू से, सी 3 से और 3 आर से। अब ये बोल रहा है तब जी ओ एफ बी क्या होगा? एक एक आच्छादक होगा। इसके कहने का मतलब है कि यदि एफ एक एक आच्छादक है और जी एक एक आच्छादक है तब जी ओ एफ बी क्या होगा? एक एक आच्छादक होगा। अब एक नहीं है तो आप वो खुद चेक कर लो। तो जी ओ एफ एक्स लिखो और जी एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स मतलब एफ में एफ के लिए एक्स कौन है? प्रांत का अवयव कौन है? ए। तो जी एफ ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो जी 1 और जी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? पी। तो ए, अब देखो अलग पेन से कनेक्ट करता हूँ मैं। ये ए है 1 से कनेक्ट, ए है पी से कनेक्ट, बी है इसी प्रकार से क्यू से कनेक्ट, और जो सी है वो इसी प्रकार से किससे कनेक्ट है? आर से कनेक्ट है। तब हम, अब देखो, अब आप स्वयं बताओ ये जी ओ एफ है वो एक एक आच्छादक है एक नहीं? तो बस वही चीज़ है। और जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी। तो यहाँ तक का हो गया क्लियर। अब इससे आगे बढ़ो। इससे आगे क्या चीज़ दे रखी है? अब हम फलनों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे हम बीजीय फलन, ए बीजीय फलन, बहुपद फलन, परिमेय फलन, अपरिमेय फलन, ए बीजीय फलन, ए बीजीय फलन कितने तरह के होते हैं उनके बारे में, सम फलन, विषम फलन, सम फलन का ग्राफ कैसा होता है, विषम फलन का ग्राफ कैसा होता है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पेज पर। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बीजीय फलन और ए बीजीय फलन। तो लिख लो यहाँ पर हेडिंग, बीजीय एवं ए बीजीय फलन, बीजीय एवं ए बीजीय फलन। अब देखो पहले बीजीय फलन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर ए बीजीय के बारे में पढ़ लेंगे और बाद में नोट्स पर पढ़ लेंगे। तो 2 बार तो रिवीजन में यहीं कर दूंगा आपका। तो बीजीय फलन, तो बीजीय फलन क्या होता है? ऐसे फलन जिसमें क्या होता है कि भाई चर के कई पद हों, चर हों कई पद, और इनके बीच में अंतर, योग, गुणा, घातें, मूल आदि से मिलकर बने फलन बीजीय फलन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको बीजीय फलन 3x² + 5x + 1, ये एक बीजीय फलन है। x की पावर 3/2 + 2x + 1, ये भी एक बीजीय फलन है। और देखिए जैसे x + 2/x + 1, ये एक बीजीय फलन है। √(x), ये क्या है? बीजीय फलन है। तो बीजीय फलन भी कई तरीके के होते हैं। इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड करो इसको। तो पहला भाग जैसे होता है बहुपद फलन, तो बहुपद फलन, और नंबर 2 पर आपके परिमेय फलन, और नंबर 3 पर अपरिमेय फलन। ये बीजीय फलन के ही क्या है? भाग है, अपरिमेय फलन। अब देखो बहुपद फलन कौन सा होता है? ऐसे फलन जो देखो आपको इस रूप के दिखाई देंगे, जैसे a0xn + a1xn-1 प्लस ऐसे करते करते an-1x + an, ऐसे जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं? इस रूप के जो फलन होंगे उन फलनों को हम क्या कहेंगे? बहुपद फलन कहेंगे। और इनको देखो ऐसे बोलते हैं n घातीय बहुपद फलन, क्योंकि ये n घात में है, n घातीय बहुपद फलन कहते हैं। और इनको पूर्णांकीय फलन भी कहते हैं। ये चीज़ आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य कि भाई पहचानना कैसे फलन होते हैं। तो इसमें कैसे फलन आएंगे? ये बहुपद वाले सारे ही, जैसे fx बराबर मैं लिख दूँ 2x³ + 5x + 1, और gx बराबर लिख दूँ x² + 1, और hx बराबर लिख दूँ 3x - 1। तब आप क्या कहोगे कि यह तो एक त्रिघातीय बहुपद है, ये आपके द्विघातीय बहुपद है, और ये एक घातीय बहुपद है। ठीक है, अब जैसे जो कोई एक घातीय बहुपद होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक घातीय बहुपद होता है उसको रेखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि रेखा की इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c।
तो और ये भी क्या है, एक आती है, तो इससे हमेशा ही क्या बनेगी, एक रेखा डेराइव होगी, ठीक है। और जो शून्य घातीय बहुपद होते हैं, शून्य घात जिनमें मतलब चर की घात क्या होती है, शून्य, जैसे 1.x0 ये लिख दिया, तो ये चर की घात शून्य है, तो ये शून्य घातीय बहुपद हो गया। और शून्य घातीय बहुपद किसी की भी घात 0 होता है मतलब 1, तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 1, और 1 क्या है, अचर। अतः जो शून्य घातीय बहुपद होते हैं उनको अचर फलन भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लो, fx बराबर 2x + 5, ये क्या है, ये एक रैखिक फलन है। और gx बराबर 4 है, तो ये एक क्या है, ये एक अचर फलन है। और आगे देखिए, हो गया बहुपद फलन। अब लेंगे हम परिमेय फलन। परिमेय फलन कैसा होता है, परिमेय फलन, परिमेय फलन है, परिमेय फलन क्या होता है, एक ऐसा फलन, कोई फलन हो जो बहुपदों के अनुपात के रूप में हो, तो उसको हम परिमेय फलन कहेंगे। जैसे कोई फलन है वो बहुपदों के अनुपात में, जैसे x² + 5, यह एक क्या है, बहुपद है। और जो x + 3 है वो भी एक बहुपद है। अब इनके बहुपदों के अनुपात में ये है ना, तो इसको हम परिमेय फलन कहेंगे। जैसे gx है, gx को हम जैसे एक बहुपद है 3x + 1 और एक बहुपद है x + 7, ये इन दोनों के क्या है, अनुपात में है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय फलन कहेंगे। तो ये हो गया परिमेय फलन। अब आगे देखिए, अगला है अपरिमेय फलन। अपरिमेय फलन, अपरिमेय फलन क्या होता है, एक ऐसा फलन जिसमें जो चर की घातें होना वो भिन्न रूप में होनी चाहिए, बस वो अपरिमेय फलन। जैसे अपरिमेय फलन लगा दो हेडिंग, वैसे सब कुछ हेडिंग लगाई हुई है अपने नोट्स में, फिर भी एक बार औपचारिकता। तो परिमेय फलन, अपरिमेय फलन पढ़ रहे हैं, इसमें जैसे चर की घात होगी ना, वो आपको ऐसे मिल जाएगी, जैसे x⁴ x + 1, ये अपरिमेय फलन। gx बराबर √x, ये अपरिमेय फलन। hx बराबर जैसे x² + √x और 1 + x⁴1/3, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय फलन। तो ये अपने हो गए परिमेय, अपरिमेय, शून्य, ये सारे तो हमने पढ़ लिया। बीजीय फलन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अबीजीय फलन। तो अबीजीय फलन किसे कहते हैं, लगाओ यहाँ पर अबीजीय फलन, तो पेन का कलर चेंज कर लें, अबीजीय फलन। अबीजीय फलन क्या होते हैं, तो ऐसे फलन जिसमें क्या हो, चर तो हो ही हो, चर प्रतीक के अलावा अन्य प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया हो, मतलब चर के अलावा भी उनमें क्या हो, कुछ ना कुछ हो। जैसे आपने चर x है और आपको ऐसा दे दिया fx बराबर sin x, ठीक है। और चर x है, आपको कोई फलन gx बराबर दे दिया log x, और भी है लेकिन जैसे hx बराबर दे दिया e⁻x, और sin x बराबर दे दिया cos हाइपरबोलिक x, तो ये फलन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अबीजीय फलन। इसको मैं शब्दों में बांधूं तो ऐसे फलन जिनके नियमों में चर प्रतीक के अलावा अन्य प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया हो, ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, अबीजीय फलन कहलाते हैं। अब अबीजीय फलन भी तरह तरह के होते हैं, जैसे अब त्रिकोणमिति वाले फलन होते हैं, वो भी अबीजीय फलन है। जैसे त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से हैं, जैसे sin x, cos x एंड tan x, ये सभी क्या है, अबीजीय फलन है। और देखिए चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन, तो चरघातांकीय फलन कौन कौन से हैं, e⁻x, a⁻x, 2⁻x, 5⁻−x, तो ये सभी चरघातांकीय फलन है। लघु गणकीय जो लोग वाले हैं वो भी अबीजीय फलन है, लघु गणकीय फलन, तो इनमें कौन कौन से हैं, जैसे log a⁻x, log e⁻x, log tan⁻x, ये वाला आगे। और अति परवलयिक वाले होते हैं, जैसे अति परवलयिक वाले अपने कौन कौन से हैं, तो अति परवलयिक में अपने हैं जैसे sin हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x एंड log ये अपने tan हाइपरबोलिक x, ये आगे। और देखिए जैसे अपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले, जैसे त्रिकोणमिति वाले तो पढ़े, वैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले हो जाएंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अपने कौन कौन से आते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आ जाएंगे अपने sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, वो आ जाएंगे। जैसे अपने अति परवलयिक पढ़े वैसे ही प्रतिलोम अति परवलयिक, तो जैसे sin हाइपरबोलिक x आया वैसे ही sin हाइपरबोलिक इनवर्स x, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये चीज आ जाएगी। तो इस प्रकार हम अबीजीय फलनों को भी क्या कर सकते हैं, अन्य भागों में बांट सकते हैं।
तो इतना जो पढ़ा उसको एक बार नोट्स में रिवाइज करो, ठीक है, तुरंत रिवीजन। ये है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो मैं लिख देता हूँ, आप वीडियो रोक के लिख लेना। ये है फलनों का वर्गीकरण, ठीक है, फलनों का वर्गीकरण। और ये यहाँ पर है, एक है नंबर बीजीय एवं ए बीजीय फलन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एंड ट्रांसस्केंडेंटल, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ये क्या था यहाँ पर, पिक में सही नहीं है, इसका है ट्रांसेंडेंटल, ऐसा है, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इंग्लिश वाले थोड़ा देख लेना। अब देखो इसमें बीजीय फलन, ऐसे फलन जिनके नियम चर के कई पदों के योग, अंतर, गुणा, घात या मूल्यों से मिलकर बनते हों, बीजीय फलन कहलाते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 1, जी एक्स बराबर एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 1, जी एक्स की पावर ये √x है, एच एक्स प्लस 2/x प्लस 1, ये सभी बीजीय, मतलब जो चर होते हैं ना, चर के साथ प्लस माइनस रूट लगा दो, बीजीय फलन बन जाएंगे। इनको 3 भागों में बांटा। पहला थे बहुपद पूर्णांकीय फलन, तो यदि n बिलोंग्स टू n, a0 a1 a2 an बिलोंग्स टू r हो और एफ एक्स बराबर a0 xn a1 xn -1 an -1 x an, ऐसे जो पूर्णांकीय फलन होते हैं इन्हें पूर्णांकीय फलन या n घात, ये क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये देखो एफ एक्स है, ये 3 घात का बहुपद है, ये 2 घात का है, ये 1 घात का है, तो इसे ये क्या होते हैं, ये बहुपद होते हैं। अब 1 घात का जो बहुपद है उसे रैखिक फलन कहते हैं, 0 घात वाले को अचर फलन कहते हैं। अब ये देखो 2x प्लस 5, ये 1 घात का है तो इसे रैखिक फलन कह दिया। अब इसमें जो कोई चर मान लो और उसकी घात कितनी है, 0, तो ये अचर हो गया, अचर फलन है। और देखो परिमेय फलन, वे फलन जिसका नियम 2 बहुपदों के अनुपात के रूप में हो, वो क्या कहलाता है, एक परिमेय फलन कहलाता है। तो देखो 2 बहुपद इनके अनुपात के रूप में है, ये 2 बहुपद और इनके अनुपात के रूप में है, तो इनको हम क्या कहेंगे, परिमेय फलन कहेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, ये है अपरिमेय फलन, वे फलन जिनके नियम में चर की घात भिन्नात्मक आती हो, अपरिमेय फलन, मतलब कोई चर है और उसकी घात भिन्न में हो। देखो इसकी घात भिन्न में 3/2, इसकी घात भिन्न में 1/2, इसकी घात भिन्न में 1/2, इसकी घात भिन्न में 1/3, तो इनको अपरिमेय फलन कहते हैं। अब देखो ए बीजीय फलन, ए बीजीय फलन कौन से होते हैं, ऐसे फलन जिनके नियमों में चर प्रतीक के अतिरिक्त अन्य प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया हो, ए बीजीय फलन कहलाते हैं। अतः जो फलन बीजीय फलन नहीं होते, ए बीजीय। अब देखो ये x चर है, इसके अलावा भी प्रयोग, ये x है तो इसके अलावा भी प्रयोग, ये x है इसके अलावा प्रयोग, ये x है इसके अलावा भी अन्य प्रतीक का प्रयोग, और इनको देखो इतने भागों में बांटा है। त्रिकोणमितीय फलन sin x, cos x, tan x, चर घातांकी वाले ex, ax, 2x, 5 - x, लघु गणकीय लॉग वाले, ये लॉग वाले, अति परवलयिक साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, प्रतिलोम अति परवलयिक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक पढ़ा। अब इससे आगे का देखिए, पेज पर आइए वापस, 41 नंबर यहाँ पर थे हम। तो अब आगे है समफलन। समफलन किसे कहते हैं, समफलन उसे कहते हैं जिसमें मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये समफलन कहलाएगा यदि हम इस फंक्शन में x की जगह -x रखें तो भी हमको क्या प्राप्त हो, वापस एफ एक्स प्राप्त हो। अर्थात x की जगह -x रखने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो समफलन कहलाता है। जैसे अपना एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर x², अब इसमें x की जगह -x रख के देख लो, -x², वापस क्या आया, x² आ गया, f - x बराबर x², और x² बराबर क्या है, एफ एक्स है। तो देख लो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर gx बराबर ले लो आप x tan x, अब इसमें x की जगह -x रख दो, तो x की जगह रखा -x, tan x में रखा, tan में रखा -x, तो tan -x क्या होता है, tan - थीटा क्या होता है, -tan थीटा, और आगे माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो g - x बराबर आ गया x tan x, और ये किसके बराबर है, gx के, तो g - x बराबर हो गया gx, ठीक है। और देखो जैसे hx बराबर मैंने लिया ex प्लस e - x, अब x की जगह रख दो -x, तो e - x प्लस e, x की जगह क्या होगा -x, तो h - x बराबर होगा e - x प्लस ex।
तो ये किसके बराबर है, एच एक्स के। तो देखो एच माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एच एक्स। तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, समफलन कहलाते हैं। और समफलन का ग्राफ कैसे बनता है, समफलन का ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा वाई अक्ष के प्रति क्या होता है, सममित होता है। और वाई अक्ष के प्रति ही क्यों सममित होता है, इसका रीजन ये है कि हम एक्स को चाहे माइनस रखें चाहे प्लस रखें, वाई हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्यों, क्योंकि एच एक्स है भाई, इसमें माइनस लो चाहे प्लस लो, तो इसमें समफलन में हम एक्स या माइनस एक्स कुछ भी लें तो रिजल्ट तो हमेशा वो वही का वही रह रहा है। मतलब वाई में कोई चेंज हो रहा है क्या, जैसे एफ एक्स बराबर अपना क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। और ये मान लिया कि था एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, तो देखो माइनस एक्स रखा तो क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एफ माइनस एक्स बराबर ये वाई है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर बराबर एफ माइनस एक्स बराबर वाई। तो पहले भी एक्स स्क्वायर बराबर वाई और ये माइनस रख दिया, फिर भी वाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वाई हमेशा पॉजिटिव है। तो इनका ग्राफ हमेशा जो ये वाई एक्सिस है इसके प्रति क्या होते हैं, सममित होते हैं, ठीक है। तो और वाई अक्ष के प्रति सममित होने का क्या मतलब है, जैसे ये ग्राफ बना, ये भी वाई अक्ष के प्रति क्या है, सममित है। वाई अक्ष के प्रति सममित होने का मतलब ये है कि यदि एक्स अक्ष के समांतर ऐसे कोई रेखा खींचें तो वो क्या होगी, इसको दो बिंदुओं पर काटेगी, और जो ये दो बिंदु पर काटेगी उन्हीं को हम वाई अक्ष के प्रति सममित बिंदु होते हैं। जो ये दो बिंदु होते हैं ना, ये वाई अक्ष के प्रति सममित बिंदु है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके बारे में हम एक बार नोट्स में पढ़ लें, आप कहो तो। देखो चलो क्लास में, ये रही अपने क्लास 3 और ये रही अपने नोट्स। सम एवं विषम फलन। तो सम फलन, यदि फलन एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर इसके नियम में कोई परिवर्तन नहीं आता तो एफ एक्स सम फलन कहलाता है। तो एफ माइनस एक्स बराबर होता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर एक्स टेन एक्स और एच एक्स बराबर होता है ये वाला, ठीक है। ये उदाहरण है इसके। सम फलन का आलेख मतलब ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन। सम फलन का आलेख वाई अक्ष के प्रति क्या होता है, सममित होता है। एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, जैसे एक्स अक्ष के समांतर ऐसे रेखा खींचते हैं तो उसको दो बिंदुओं पर काटती है, ये रहे दो बिंदु, इन दो बिंदुओं पर काटती है, जो वाई अक्ष के प्रति क्या होते हैं, सममित बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये जी एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स का ग्राफ है। विषम फलन। विषम फलन क्या होता है, यदि हम फलन में एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और इसके नियम में केवल चिन्ह बदलता हो तो ये एफ एक्स विषम फलन कहलाता है, ठीक है। विषम फलन का मतलब उसमें माइनस का जैसे चिन्ह रखते हैं ना तो वो रियल में बदल जाता है। कैसे, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कोई फलन लिया, मैंने एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और मैंने इसमें रख दिया माइनस एक्स, तो देखो इसका चिन्ह बदल गया, सिर्फ चिन्ह ही बदलता है। और देखो जैसे मैंने कोई फलन लिया जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब इसमें x की जगह आप रखो माइनस एक्स की जगह जैसे ही मैंने रखा माइनस एक्स, तो क्या बना, g माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड साइन माइनस एक्स। तो g माइनस एक्स बराबर ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये लो, ये इसका चिन्ह चेंज हो गया। तो ऐसे फलन जिनमें x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, चिन्ह बदल जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विषम फलन कहलाते हैं। जैसे एच एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसमें आप रखो एक्स की जगह रखो माइनस एक्स, जैसे ही आपने माइनस एक्स रखा ये क्या हुआ, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया एक्स, ठीक है। अब देखो एच माइनस एक्स, अब ये एच एक्स कैसा है, एच एक्स में देखो पहला ई पॉजिटिव है, ई की पावर पॉजिटिव है और इसमें ई की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसको करेंगे चेंज, ऐसा बनाएंगे तो हमको क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते ये उल्टा हो गया। अब देखो ये वापस क्या बना, एच एक्स बना, तो एच माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस एच एक्स। मतलब एक्स को माइनस एक्स लेने पर क्या होगा, इसका यदि चिन्ह बदल जाएगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं, विषम फलन। और विषम फलन का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ देखें अपन, तो विषम फलन का ग्राफ ऐसे बनता है कि विषम फलन का जो ग्राफ होता है ना, वो मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है। कैसे, जैसे मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होने का मतलब ये रहा, जितना मूल बिंदु के इधर ऐसा है उतना ही मूल बिंदु के इधर ऐसा हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है। और देखिए जैसे वाई बराबर मैं लूँ 1/x,
तो y बराबर 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा? y बराबर 1/x का ग्राफ बनता है ऐसा। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष सममित। अब इन ग्राफ की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है आपको बताऊं? इनकी खास बात ये होती है कि इन फलनों को मूल बिंदु के सापेक्ष, ऐसे फलनों के जो आलेख होते हैं ना, जैसे ये आलेख है, इसको मूल बिंदु के सापेक्ष आप 180 डिग्री पर घुमा देते हो तो इनके जो घुमा दिया जाता है ना, तो भी अपनी मूल स्थिति में ही रहता है। ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ है। अब इसको आप 180 डिग्री पर इमेज करो, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और डी। तो 180 डिग्री पर घुमाने का मतलब होता है ये बी है वो इस साइड आ जाए, मतलब यहाँ से घुमाना शुरू किया, बी को यहाँ लाकर पटका, तब तक तो ये कितना हुआ 90 डिग्री, और बी को यहाँ लेके आ गए तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 180 डिग्री। तो इतना घुमा कर देख लो, अपने दिमाग में घुमाओ। जैसे ये मैंने, एक मिनट रुको, मैं इसको घुमा के ही दिखा दूँ, हरे कलर से लिख दूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, फिर दूसरा बना के घुमाना पड़ेगा। जैसे यहाँ बना ही देता हूँ मैं, ये एक साथ बना हुआ था ना, वो उठ के घूमता है, इसमें ऐसा ही फीचर है, ये ए बी सी और डी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ा अलग पेन से लिख दूँ, यहाँ डी की जगह में किसको लेके आना है, मुझे बी को लाना है, यहाँ पर मुझे बी को लाना है और यहाँ पर मुझे डी को लाना है। अब मैं इसको घुमाना चाहूँगा, ठीक है, तो इसको कैसे घुमा सकते हैं, ये ऐसे घूम जाएगा ना, देखो ये घूम रहा है, घूम क्यों नहीं रहा, रोटेट नहीं हो रहा, मैं घुमाने का प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन घूम नहीं रहा। लेकिन जैसे मान लो स्टाइल नोट कॉपी, इसका कुछ है क्या फीचर, नहीं इसका, ये घूम तो नहीं रहा है, मैं इसको रोटेट करवाने वाला था ऐसा, लेकिन ये यहीं पर घूम रहा है। तो इसको यदि हम बी को आप दिमाग में घुमा लेना, इतना घुमा लेते हैं तो इस ये क्या होता है, इसकी वक्र की मूल स्थिति में ही रहता है ये 180 डिग्री घुमाने के बाद भी। तो इसको आप नोट्स में पढ़ लो। ये रहा विषम फलन, तो ये रहे विषम फलन के उदाहरण। विषम फलन का आलेख, विषम फलन का आलेख मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। और एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब में ये ऐसा ग्राफ बनेगा, और जी एक्स बराबर 1/x में ये ऐसा ग्राफ बनेगा। इन दोनों में देख लो, x की जगह -x रखते ही क्या हो रहा है, चिन्ह चेंज हो रहा है, ठीक है। और ऐसे फलन के आलेख को मूल बिंदु के सापेक्ष 180 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो वक्र अपनी मूल स्थिति में ही रहता है। आगे बात समझ में? तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको जीके वाले ग्रुप में ऐड होंगे। और जीके वाले ग्रुप में ही जो आपको लिंक दे रखा है मैथमेटिक्स वाले ग्रुप का, तो वहाँ से आप मैथमेटिक्स वाले ग्रुप में चले जाना। और ऐसे नहीं जाना चाहो तो इस पर आप मैसेज कर देना, तो आपको क्या कर देंगे, उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। मैथ्स वाले अलग अलग सेपरेट ग्रुप बना रखे हैं, उनमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में विद्यार्थियों? और बाकी यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसका लिंक शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से आपको वापस नहीं जाना यदि आपने क्लास अटेंड की है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में, अपने एरिया में लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी निःशुल्क तैयारी कर सकें। हम भी आपके साथ कंटिन्यू रहने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कभी क्लास ना आए तो थोड़ा धैर्य बना कर रखें, पीछे का जो है वो रिवीजन करें, और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।